वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 पेपर के लिए आप लोगों के बीच में सेट नंबर 30 लेके आऊँ प्लेटफॉर्म बुक का। इससे पहले आप लोग देखेंगे हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, टोटल सेट 29 अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए सेट नंबर 30 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है ये। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ही रहा, तो देखिए सेट नंबर 30 स्टार्ट किया हूँ और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में सेट नंबर 30 को भी लेके आऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ही रहा, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा और मैं जो ऑपरेशन करूँगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो पहला लिख रहा आप लोग का, केन बॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। इससे पहले फ्रेंड केन बॉल को हम लोग बोलते हैं चेन लॉन, क्या बोलते हैं, चेन लॉन बोलते हैं। क्लियर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये म्यांमार देश का राष्ट्रीय जो खेल है वह चेन लॉन कहलाता है, जिसे केन बॉल भी कहते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए चीन, तो चीन का हम लोग जानना चाहेंगे राष्ट्रीय खेल है, तो अल्टीमेटली फिर आप लोग पढ़े होंगे टीटी, याद करिए, यानी टेबल टेनिस होता है चीन का। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं भूटान का, तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल होता है अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे, इसका होता है तीरंदाजी। क्या होता है, ये तीरंदाजी होता है, तीरंदाजी होता है भूटान का। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के मायने में तो खैर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हॉकी है, भारत का भी हॉकी है। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो चिनलॉन किसका है, तो फ्रेंड चिनलॉन आप लोग का म्यांमार का होगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करा जा रहा। तो देखिए अगर आप लोग नहीं भी जानते किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बातें करना चाहते हैं ऑप्शन से खेलते हैं। कथक, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप लोगों को पता हो कथक उत्तर भारतीय का, आई थिंक ये यूपी का होता है। कथक कहाँ का, यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य। बात करते हैं कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश का, यानी ये एपी का हो गया। क्लियर है। वही बात करते हैं उड़ीसी, तो नाम में स्पष्ट लिख रही है उड़ीसा का हो गया। तो आप लोग का लास्ट क्या बच गया, सतरिया। तो सतरिया जो शास्त्रीय नृत्य होता है एक प्रकार का असम का नृत्य, जो कि महान वैष्णव संत और सुधारक के द्वारा शुरुआत की गई थी, यानी इसका जो शुरुआत किया गया था वैष्णव संत के द्वारा किया गया था। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे और काफ़ी अच्छा से पढ़े होंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो असम के महान वैष्णव संत, देखिए इसके बारे में, असम के महान वैष्णव और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव, देखिए आप लोग पढ़े होंगे शंकरदेव के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। तो शंकरदेव ने इस सतरिया नृत्य की शुरुआत किया था। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सतरिया नृत्य का प्रक्षेपण जो किया था वह माटी अखाड़ा से शुरू होता है, माटी अखाड़ा से शुरू होता है। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब वर्ष 2008 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी वर्तमान समय में भारत में वर्तमान समय कुल देखा जाए तो कुल 9 आप लोग का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें 8 का अल्टीमेटली आप लोग नाम जानते हैं, और 9वां जो है एक संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग आप लोग का छऊ नृत्य को शामिल किया गया। ये संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग छऊ नृत्य आपका बंगाल, बिहार और झारखंड, शायद उड़ीसा का भी है। ये तीनों नृत्य झारखंड, बिहार और उड़ीसा में होता है, पश्चिम बंगाल में। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखेगा। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य का जो बात कर रहे हैं तो भरतनाट्यम है, जो कि कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बातें करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे लिख रहा स्वर्ण सिंह समिति, तो याद रखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था वह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। ये आप लोग को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये रियली है। आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे तो आप लोग 10 मारने का प्रयास करते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कुल 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने यानी 8 मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। क्लियर है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहते हो। सबसे पहले इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को सबसे पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लिया गया था पहली बार। इसे 1976 में, देखिए मैं लिख देना चाहता हूँ, पहली बार 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि कुल 10 को जोड़ा गया था। क्लियर, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगेन आई रिपीट, 2002 में 86वां संविधान संशोधन में एक और को जोड़ा गया था। तो अल्टीमेटली वर्तमान समय तक अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। क्लियर है। और 86वां जो संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था उसमें
उसमें ये बोला गया था कम 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार के बारे में था। क्लियर है? जो कि आप लोग पढ़े होंगे तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया 51 का काम में, तो 51 का काम में था, लेकिन ये 11वां नंबर वाला जो था आप लोगों का के में आता है। याद करने के लिए ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं, के फॉर नॉलेज होता है, के फॉर शिक्षा भी याद कर सकते हैं। क्लियर? इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 का ए में रखा गया, 4 का ए में रखा गया। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसे यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम प्रोग्राम योग्य सामान्य संयोजन कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, पास्कल, नेपियर बोन्स, एनियक या मार्क 1। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्लिक करेगा। तो याद रखिए एनियक, देखिए विश्व का पहला प्रोग्राम योग्य संयोजन कंप्यूटर जो है एनियक है। कौन सा है? एनियक है। इसे अमेरिका में द्वितीय विश्व के दौरान बनाया गया था, यानी कि फिर इसे याद रखिए अमेरिका में बनाया गया था। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्लियर है? चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हम लोग बातें करना चाहते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस का। तो प्रत्येक वर्ष याद रखिए, प्रत्येक देखिए ऑप्शन से कुछ वैसा नहीं, देखिए प्रत्येक वर्ष 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं। तो 8 मई इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को याद रखेगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ खेल जाते हैं इससे। सबसे पहले बात करना चाहते हैं 18 मई को। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स 18 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं। कि 18 मई में नहीं, 18 मई को वैसा कोई माइंड में मेरा नहीं है, और भी वैसा कुछ नहीं है इसमें, नहीं तो मैं बता देता। ठीक है? चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? तो देखिए सतत विकास का 2030 के लिए यूएन का एजेंडा प्रत्येक होता है, आप लोगों को पता है। तो देखिए पहला था गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में उसे समाप्त करना, तो ये आप लोग का एजेंडा है। 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, अल्टीमेटली ये भी रखा गया था। विश्व की कुल जनसंख्या में तक कमी करना, तो ये आप लोग का एजेंडा नहीं था। क्लियर है? यानी इसमें लिख रहा है विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना, ये नहीं था। ठीक है? सेकेंड लिख रहा है राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा जो आप लोग का विश्व की कुल जनसंख्या के 1/3 तक कमी करना, ये नहीं होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सतत विकास, देखिए सतत विकास का जो लक्ष्य गया 2016 से लेकर 2030 के अंतर्गत, 16 से लेकर 30 के अंतर्गत कुछ 17 लक्ष्य को रखा गया। इसकी को याद रखें, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुल 17 लक्ष्य को शामिल किया गया। क्लियर है? तो 17 लक्ष्य शामिल किया, जिसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 169 उपलक्ष्य निर्धारित किया गया, यानी कुल 169 उपलक्ष्य को निर्धारित किया गया, जिसमें 8 लक्ष्य जो है वह एमडीजी में लिया गया। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। अब आ चुके रीजनिंग का क्वेश्चन में, तो अल्टीमेटली आप लोग बनाए होंगे। तो देखिए सबसे पहले लिख रहा कार्ड को, देखिए लास्ट है तो मैं सारे क्वेश्चन को ही बताऊंगा। कार्ड है तो यहाँ पे कार्ड को लिख रहा है, देखिए एफ लिख रहा है, फिर ई लिख रहा है, यू एच। हम लोग देखेंगे किस रीडिंग हो रहा। तो एफ का होता है 3 और एफ ई, देखिए 3 6 यहाँ पे देखिएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना का है? 3 का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है, 1 है, ये 18 आप लोग का, ये 4 है। इसी प्रकार ये 6 होता है, ये 5 होता है, ये 21 होता है, और 8 कितना में होता है? एच कितना में आता है? तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे 7 8 में आता है। ठीक है? अब डिफरेंस देखें, इसमें आप जोड़िएगा 3 तो आ जाएगा 3 3 6। इसमें अगर आप लोग 4 जोड़िएगा, अगेन आई रिपीट, इसमें 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी 3 4 का बीच में रिलेशन आ रहा है। तो हम लोग को बोथ का निकालना था, बोथ का, यानी BOTH। तो बी में आप लोग क्या होता है? 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 में ई हो गया। फिर ओ में 4 जोड़ेंगे तो यानी 15 4 19 एस होगा। फिर टी होता है 20, 20 3 23, 23 में डब्ल्यू आ गया। फिर एच यानी 8 में से 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, तो 12 में एल आता, तो ESWL, जो कि ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, मल्टीपल को डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं तो कौन सा समीकरण सही होगा? तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं आगे पुट करके। देखिए 18 ले देंगे, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिए। फिर जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर देंगे। फिर जहाँ माइनस है तो जहाँ माइनस वहाँ पे लिखने के लिए मेरा प्लस 3 कर देंगे, और जहाँ डिवाइड है तो वहाँ पे जहाँ डिवाइड वहाँ पे मल्टीप्लाई करना। अब बोर्ड मास के तरीका को अपनाइए। तो यहाँ पे करेंगे 3 हो गया माइनस 6 प्लस 3 3 जा 9, तो 6 में से 3 यहाँ पे करेंगे, 12 में से 6 के 6, तो राइट आंसर अपना को ऑप्शन 1 देखिएगा तो 6 आ गया, जो कि सूटेबल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब आ चुके वेन डायग्राम का क्वेश्चन को देखते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या लिख रहा, सभी ए क्यू है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स सबसे पहले ए बना गया, तो देखिए सभी ए को क्या मान लिए? सभी ए को हम लोग क्यू मान लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। सभी डी जी है, तो देखिए सभी डी जी लिख रहा है, ओके सभी डी जी है। फिर कुछ
एच क्यू है, तो देखिए क्यू में हम लोग क्या करेंगे, एच मान लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर लिख रहा सभी डी एच है, सभी डी क्या एच है, तो डी में ही एच को मानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी डी को क्या बोला, एच मान रहा, तो थोड़ा सा एक काम करते, देखिए थोड़ा सा ही जो एच माने ना, इसको छोटा सा करके हम लोग इसी के अंदर, देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो इसी के अंदर आप लोग प्रयास करिए डी को भी करने के लिए। तो सभी डी को, यानी सभी डी को हम लोग एच मान लेंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए, सभी ए डी है, देखिए सभी ए क्या डी है, तो पहला का डी से कोई रिलेशन नहीं, तो पहला कैंसिल। सभी डी क्यू है, तो सभी डी क्यू है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं, तो कैंसिल कर देंगे। कुछ ए डी नहीं है, तो देखिए ए का डी से कुछ रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीनों का तीनों आप लोगों का कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो तीनों कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का लिख रहा। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है, तो इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए, देख लीजिएगा तो हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन है 11 का, जैसा भी मैं बताया था। तो देखिए माइनस के पे प्लस करना है, प्लस और डिवाइड के पे इंटू, मल्टीप्लाई के पे डिवाइड, प्लस का अर्थ माइनस होता है, तो समीकरण कौन सा सही होगा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आप लोग को डिवाइड, देखिए सबसे पहले 40 है, 40 कर दें। यहाँ पे देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड के जब आप लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए लिख रहा, और जहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के पे डिवाइड लिखने बोल रहा। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई का अर्थ होता है डिवाइड, अब प्लस का अर्थ लिख रहा माइनस, फिर माइनस का अर्थ लिख रहा प्लस। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले लोग डिवाइड करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखिएगा 40 इंटू, यहाँ पे 10 बाई क्या लिखिएगा 8 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे करेंगे तो टोटल आप लोग का 30 आएगा। 8 का पारा में 40 5 बार होता है, 5 को 10 से गुना करें 50, 50 प्लस 30 क्या होता है 80। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही होगा। आई थिंक अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सूटेबल है, तो ऑप्शन नंबर ए ही को ही क्लिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तो इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा डिस्टेंस क्या रहा। तो 81 में 2 जुड़ेंगे तो 83 आएगा, 83 4 87, 87 में अगर हम लोग 8 को 87 में 8 को जोड़ेंगे तो 95 आएगा, फिर 95 आएगा, 16 जोड़ते तो 111, फिर हम लोग क्या करें 32 जोड़ देंगे, तो 111 में से हम लोग क्या करेंगे 32 को जोड़ देंगे तो 3 4 1 यानी 143 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग हमले का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है देखिए, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए, संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट विवरण चोरी करना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन पृथक्करण में योगदान नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखिएगा तो कार्बन पृथक्करण में बोल रहा, तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए वनीकरण, तो वनीकरण योगदान करता है। जीवाश्म ईंधन का दहन, तो देखिए जीवाश्म ईंधन का दहन कार्बन पृथक्करण में योगदान नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, यदि साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा का वैल्यू 2 है, वो बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जिसको 0 से लेकर 90 तक रखना है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप्स का अगर वैल्यू आता ना, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों को क्या करना है वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। देखिए मैं मैक्सिमम तौर पे 45 डिग्री लेता हूँ, जब भी इस टाइप से साइन और कॉस अलग अलग आ रहा है तो हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं। तो आप बताइए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे 1/√2 होता है, तो 1/√2 पर पावर क्या करेंगे 4 ली देंगे। लेकिन आई रिपीट, फिर क्या करेंगे 1/√2 कॉस के लिए ली देंगे, ये हो ली दिए बराबर, तो यहाँ पे आप लोग का 2 लिख रहा है 2, देखेंगे आ रहा कि नहीं 2, साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 होगा, फिर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए तो 1 बाय क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी करेंगे तो 1/4 होगा। इसको अगर आप लोग यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि इसका वैल्यू RHS में 1/2 आ रहा, तो LHS में भी देखिएगा तो 2/4, यानी कि यहाँ भी लिख रहा 1/2, यानी कि अगर आप लोग देखिए ये दोनों LHS बराबर RHS आप लोग का सूटेबल कहाँ पे हुआ, LHS बराबर RHS अगर देखें ना, तो अगर थीटा के यहाँ पे 45 डिग्री पुट किए तो दोनों आपस में वैल्यू इक्वल आ गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कॉट, जो आप लोग को कॉट लिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे एंगल क्या करें 45 को पुट करेंगे, तो कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 1 लिख रहा है। क्लियर है। इस टाइप से आप लोग हमेशा बनाइए, कभी गलत नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखते थे बचपन में, एक पन्ना राम का बाकी पन्ना काम का, तो ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग के लिए मैं छोड़ता क्योंकि आप लोगों के लिए रहता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आ चुका आप लोग का, देखिए ये फिर बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अल्टीमेटली आप लोग बनाए होंगे और सॉल्व कर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों को सॉल्व करके निकालना m का वैल्यू, तो 1 आ जाएगा, देख लीजिएगा
सर्दी हो गई क्या? विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस की भंडार की बात करना है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार का जो होता है वो रूस देश में। किस देश में? रूस में है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ पे? तो रूस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, नई दिल्ली या बेंगलुरु? सबसे इजी क्वेश्चन है, तो याद रखें चार मीनार भारत के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? ये हैदराबाद में। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। तो चार मीनार का जो निर्माण किया गया था वह 1591 में है। 1591 में चार मीनार का निर्माण किया गया था, जो कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को याद होगा, कुली कुतुब शाही ने किया था, यानी कुली कुतुब शाह ने किया था। क्लियर? याद रखिएगा। इसके साथ साथ इसका ऊंचाई टोटल है 56 मीटर है। कितना? ये 56 मीटर है। ये भी आप लोग को ध्यान में होगा। तो ये कहाँ पे? कुतुब मीनार तो नई दिल्ली में है, सॉरी चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक को 1968 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा ये जब लाया गया था, यानी कि जब 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 लोकपाल विधेयक 1968 से अनेक बार संसद में लाया गया था, जो किसी कारणवश पारित नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और पूरे विश्व में पहली बार जो लोकपाल लाया गया था वो 1809 में स्वीडन देश के द्वारा लाया गया था। क्लियर है? मैं आप लोग को अगेन आई रिपीट आप लोग को बताना चाहता हूँ, 2019 में देखिए, वो 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को, देखिए आप लोग पढ़े होंगे पिनाकी चंद्र घोष को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता था। पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया था। क्लियर है? और अभी बताना चाहते हैं, यानी कि जनवरी 2025, यानी करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी वर्तमान में भारत के दूसरे लोकपाल, यानी भारत के दूसरे जो लोकपाल बने वो अजय, देखिए अजय बने, अजय मणिकराव खानविलकर। इसको याद रखिए, मे भी पॉसिबिलिटी पेपर में आ सकता है। अजय मणिकराव खानविलकर, इस चीज़ को याद रखें, अजय मणिकराव खानविलकर है। इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये याद रखें, अजय मणिकराव खानविलकर है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में लोकपाल का गठन कब किया गया था, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले लोकपाल को होता क्या है। देखिए, लोकपाल क्या कार्य होता है? ग्राहक को सुविधा उपलब्ध कराना और उसके समस्याओं का निपटान करना। ठीक है, तो भारत में लोकपाल जो बनाया गया था वह 16 जनवरी को, देखिए याद रखिए 16 जनवरी 2014 को भारत में लोकपाल का गठन किया गया था। क्लियर है? इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन मेन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन आता है लोकपाल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 16 जनवरी को, क्योंकि 16 जनवरी 2014 को ही क्या हुआ था? तो लोकपाल का गठन हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन है। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोयम्बटूर, चेन्नई लिख रहा, तो याद रखें चेन्नई इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए चेन्नई शहर को डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए, वैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डेट्रॉइट शहर जो है यूएसए को जाना जाता था। बातें करना चाहते हैं कोयम्बटूर का, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्लियर है? वही उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो वैसे कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं, कुछ वैसा क्वेश्चन आएगा तो हाँ, जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में मानसून से प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो है ना, तो वर्षा जो प्राप्त करता है मानसून से, तो पहला राज्य होता है केरल। क्या होता है? केरल होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा, संगीत कार्यालय। तो संगीत कार्यालय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की को इशारा करते हुए विनोद ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? देखिए एक लड़की को इशारा करा विनोद ने, तो देखिए मान लीजिए विनोद है। ठीक है, एक लड़की को इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता, यानी कि इसके पिताजी मान लीजिए ये हो गए, इसके पिता, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी इसके पिता की इकलौती बहन, यानी कि इसकी बहन हो गई, बेटी कौन है? तो फ्रेंड ये आप लोग वह मेरे पिता की इकलौती बहन, वह मेरे पिता के इकलौती बहन, यानी इसकी फुआ की बेटी हो गई। तो फुआ की बेटी हो गई यानी मानसी, यानी ये तो सर ऑप्शन नंबर होगा कजन हो जाएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
चलिए ये क्वेश्चन क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 6 लड़कियां एक्स वाई जेड एस पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी है। उन सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है। पी वाई और एस के बीच में नहीं बैठी है, लेकिन समूह में कोई अन्य बैठी है। तो पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत है। तो जेड एस के बाईं और पी के दाईं ओर। तो पी के दाईं बाईं कौन होगा? कुछ नहीं करना, सबसे पहले 6 लोगों को बैठाना। देखिए 2 लोग हो गया, ये 2 2 4 हो गया, अगेन 6 लोगों को बैठा दिया। ठीक है, तो आप लोग के सामने जो रिपीट करें ध्यान से लिखिएगा। मुंह केंद्र की ओर पी लिख रहा है वाई और एस के बीच में है। तो फ्रेंड पी को क्या करेंगे? वाई और एस के, पी लिख रहा है वाई और एस के बीच में नहीं है, लेकिन समूह में कोई अन्य बैठी है। तो लिख रहा है पी क्यू एक दूसरे के विपरीत है। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे पी बैठा दिए। ठीक है, तो पी का विपरीत क्या हो गया? यहाँ पे क्यू बैठा देंगे। अब लिख रहा है देखिए पी वाई और एस के बीच में नहीं है, यानी ना तो यहाँ पे वाई होगा और ना ही यहाँ पे वाई होगा, ना ही एस होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स हम लोग वाई को यहाँ लिख सकते हैं, वाई और एस को, तो यहाँ वाई और एस यहाँ पे ले दिए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा जेड एस के बाएं और पी के दाएं से है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो एस के दाएं, यानी कि यहाँ पे जेड लिख देंगे। तो जेड यहाँ पे तो एक्स तो यहीं पे रख देंगे और ये वाई, तो अब बैठ तो गया पूरा। तो इस टाइप से आपका होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन लिख रहा है पी के बाएं कौन है। तो देखिए पी के बाएं कौन आ रहा है? तो आप लोगों के सामने एक्स आ रहा है। तो राइट आंसर होगा एक्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसको बनाना है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें किस शब्द का प्रयोग नहीं किया सकता फॉर्मेशन से? पहला माइनर लिख रहा है, तो MINOR पहला हो चुका है। ट्रेन TRAIN, तो ये ट्रेन भी आप लोग यूज कर सकते हैं। वही नेक्स्ट देख रहे थे मेजर, तो इसमें जे है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, यानी मेजर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। स्क्रीव को RCSWE के रूप में लिखा जाता है, तो नेल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कंसंट्रेट करते हैं तो काफ़ी इजी से आप लोग बना लिए होंगे। तो जस्ट लाइक सेम देखिए हम लोग स्क्रीव को लिखते हैं। देखिए SCREW को लिख रहा ना, SCREW। सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं इसमें कहाँ क्या लिख रही है। ये R है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे R कर दिए, फिर C है, फिर आप लोग ऐसे यहाँ पे यानी कि इस टाइप से चेंज किए, इंटरचेंज किए। फिर देखेंगे REW के लिए लिख रहा है, तो EW में W को पहले कर दिया, यहाँ पे E कर दी, इस टाइप से चेंज किए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? नेल को लिखेंगे, NAIL करेंगे, नेल्स को लिख रहे हैं तो NAILS कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिख रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? आई को लिखेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे, अगेन ए आप लोग एक यहाँ पे ये हम लोग यहाँ लिखे थे एन हो गया, फिर SL होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को अगर फोकस करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगेन रिपीट, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कर रहा है। तो इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना 110 132, तो यहाँ पे 22 का डिफरेंस है। फिर देखिएगा तो इसमें 124 का डिफरेंस हो रहा, फिर 26 का डिफरेंस कर दिया, तो यानी कि 156 और 26 को जोड़े तो 182। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर चले फिर 180 डिग्री दाईं ओर मुड़े तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखा देखिए, आप 10 मीटर उत्तर की ओर गए, फिर बोला 180 डिग्री दाईं ओर के मुड़े। तो दाईं ओर अगर मुड़ेगा ना 180 डिग्री मुड़ना है, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग दाईं ओर मुड़ा तो नीचे ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे, दक्षिण कर देंगे। पूर्ण संयोजन DNA प्रौद्योगिकी में वाहक की क्या भूमिका होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए वाहक जो होता है ना वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं DNA के बारे में। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं काफ़ी अच्छा से बताया था। सबसे पहले देखिए आपकी बॉडी है ये, तो ये हमारा भी बॉडी है। तो हमारे बॉडी में सबसे बीचों बीच जो पार्ट्स होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आप लोग आपको पता होगा, इसी के अंदर अगर देखिएगा तो इस टाइप से धागानुमा आकार का कुछ बना होता है, इसे बोलते हैं गुणसूत्र, जिसका कोई वर्ल्ड नहीं किया था। अगर इसे कुछ लंबा करते हैं तो ये इस टाइप से चल जाता है, यानी वेब की तरह बनता है। अब इसमें इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए इसी में हम लोग स्टोक को इस टाइप से, क्या हो रहा है भाई ये देखिए, इसको और भी करेंगे तो इस टाइप से आता है। अब इसमें देखें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिकल होता है। तो ये DNA होता है। अब इसका जो शेप होता है डबल हेलिकल होता है, इसमें A T और C ट्रिपल ये बॉन्ड होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, यानी कि 32 हो चुका हमारे पास 33। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है ये। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 34 ये लिख रहा है, एक 5 kg द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर गतिमान है। यदि वस्तु पर 5 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाए तो 4 सेकेंड में वस्तु का वेग क्या होगा? यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले मास क्या दिया, तो मास आप लोग बीच में 5 kg दे रहा है। क्लियर है? अब वेग दे रहा है, यानी कि v का वैल्यू देखेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड लिख रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड ले दिए।
सॉरी 10 था यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग को वेग देखिएगा, आई थिंक देखिए मास आप लोग को 5 kg दे दिया, ठीक है, और वेग दे रहा है 10 लिख रहा। तो आप लोग को यहाँ पे लिख रहा 50 न्यूटन का 36 बल लगाया था, तो 4 सेकंड में वस्तु का वेग क्या होगा, आराम से बनाएगा। देखिए आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले छाटना पड़ेगा एम का वैल्यू 5 kg दिया, अल्टीमेटली वेग का वैल्यू आप लोग का कितना लिख रहा है 10 लिख रहा है, 10 मीटर पर सेकंड लिख रहा था। और फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू लिख रहा था 50 न्यूटन, ठीक है। तो आप लोग को समय यहाँ पे कितना लिख रहा था, समय लिख रहा था आई थिंक 4 सेकंड लिख रहा था। तो चलिए बनाते हैं वस्तु का वेग क्या होगा। तो वस्तु का वेग के लिए यानी फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था v बराबर क्या होता है u प्लस at होता है, v बराबर क्या होता है u प्लस at। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, तो हम लोग ए के लिए क्या करें, देखिए एफ बराबर क्या होता है ma होता है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करें, ए निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है ma होता है। अब फोर्स का वैल्यू आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ था 4, कितना दिया था, फोर्स का वैल्यू नहीं दिया क्या 50 न्यूटन, तो 50 कर देंगे। मास का वैल्यू दिया था 5 kg, तो एक्सेलरेशन का यहाँ से निकालिएगा तो टोटल आप लोगों का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग v बराबर u प्लस एटी होता है, देखिए v बराबर होता है u प्लस एटी, तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाए। तो v का वैल्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी 10 था और ए कितना लाए थे 10, और टाइम कितना दिया था, तो फिर 4 सेकंड दिया था। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल आएगा 50 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा 50 मीटर पर सेकंड आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 50 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर जाएंगे तो डी को क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्लंट हाइट 4.2 इकाई के एक शंकु का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.2 इकाई है, स्क्वायर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को पता होगा, देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल का वैल्यू कितना लिख रहा है, तो 13.2 लिख रहा है, ठीक है। अब पाई का वैल्यू आप लोग को पता होगा क्या होता है 22/7 होता है, तो 22/7 कर दिए। आर की वैल्यू आप लोग को निकालना, आर रहने देंगे, एल का वैल्यू लिख रहा है 4.2 बराबर क्या करेंगे तो 13.2 को कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग गुना करते हैं तो देखिए इसको 22 को इससे गुना करिए तो 0.6 बार में आएगा, यहाँ पे ये 0.7 बार में कट जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल कीजिएगा तो यहाँ पे 0.7 था, तो टोटल आर का वैल्यू 1 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को सी को क्लिक करें, जो कि एक इकाई लिख रहा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिख रहा स्वाति 40,000 रुपये कमाती है, जिससे वह 25% बचाती है और शेष राशि भोजन और शिक्षा पर 3:2 में खर्चा करती है। उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय बताना है। कुछ नहीं करना, मान लीजिए कि उसकी कुल कमाई 100% है। देखिए मान लीजिए कुल कमाई 100% है, आप ही बताइए इसमें 25% वो काची पे बचाती है, तो 25% सेव कर दिया। तो बताइए आप खर्च कितना करेगा 75% खर्च किया ना। अब इसमें भी लिख रहा आप लोग का जो खर्चा का था भोजन और शिक्षा पे कर रहा, ठीक है। तो इसका रेशियो लिख रहा 3:2 लिख रहा। तो आप लोग यहाँ पे शिक्षा का लिख रहा, तो शिक्षा के लिए 2 रेशियो था, 2 और टोटल 2 और 3 5 कर देंगे, गुना क्या करेंगे 75। आप लोग गुना कर लीजिए, तो 5 का पालन 75 कितना बना था 15, तो 15 को 2 से गुना करेंगे 30%, तो 30 यानी कि शिक्षा पर जो व्यय होगा 30% होगा, यानी ऑप्शन नंबर जाएंगे तो सी को क्लिक कर देंगे। अब आ चुके हैं क्वेश्चन, एक्स के सापेक्ष बिंदु 7 8 का परिवर्तित प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को इमेज निकालना है एक्स के सापेक्ष। तो देखिए आप लोग को अल्टीमेटली पढ़ा होगा, देखिए इस टाइप से आप लोग बनाते होंगे, ठीक है। ये आप लोग का एक्स होता है, ये क्या होता है एक्स डैश होता है, ये आप लोग का वाई होता है, ये क्या होता है वाई डैश होता है, ठीक है। तो आप लोग का लिख रहा है 7 8, तो आप लोग को सबसे पहले ये जानकारी रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप लोग को ध्यान होगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, फोर्थ में होता है माइनस माइनस होता है, एंड 5 में होता है प्लस माइनस होता है, क्लियर। फोर्थ में सॉरी पहला में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में क्या होता है प्लस माइनस। अब इस चीज़ को आप लोग को बेसिक अगर याद है तो आप लोग का पूरे का पूरा बन जाएगा। अब देखिए इसमें आप लोग को वैल्यू का 7 है, दोनों देख रहे हैं पॉजिटिव में है, तो ये आप लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब इसका बताइए दर्पण प्रतिबिंब एक्स के सापेक्ष बनाएगा, तो इसके सापेक्ष जाएगा तो ये नीचे जाएगा। अब बताइए यानी कि फोर्थ में जाएगा, तो फोर्थ में हम लोग जानते हैं सिंबल क्या था प्लस और माइनस होता है, तो यानी 7 का 7 रहेगा और 8 के यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा, क्लियर है। इस टाइप से बनाया तो 7 और -8 होगा। वही अगर आप लोग को वाई के सापेक्ष बोलता ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं माइनस प्लस करते हैं, यानी -7 और 8 होता ये होता। लेकिन यहाँ पे एक्स के सापेक्ष बोला तो 7 और -8 होगा। आई थिंक आप लोग को ये मजा आ गया होगा क्वेश्चन सीखने में। अगर आप लोग लर्नर है तो आप लोग को ये अच्छा लगा होगा सीखने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो लिख रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक इमर्शन रोड का अंकित मूल्य 900 रुपये है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% का छूट प्रदान करता है। ग्राहक इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर किस कीमत में खरीद सकता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले 900 था, हम लोग का डिस्काउंट कितना दे रहा था 12%, तो 12% यानी 88 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, 0 0 0 कैंसिल, 88 को 9 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा 792 रुपये बचेगा। तो फ्रेंड्स 792 रुपये इज द राइट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे सी को क्लिक कर देंगे, तो सॉरी बी को, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
रजत और रजत राजन और रजत किसी कार्य को 64 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। रजत ने कार्य को शुरू करते हुए दोनों एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजन है और यहाँ पे ये रजत है, ठीक है। देखिए एक कार्य को ये कितने दिन में कर रहा है, 64 दिन में कर रहा है, और ये आप लोग का 48 दिन में कर रहा है, ठीक है। दोनों कार्य स्टार्ट किया तो टोटल जो कार्य होगा आप लोग को अल्टीमेटली पता होगा 192 हो गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो देखिए 64 इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो आप लोग का 3 हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 होगा। अब देखिए दोनों एकांतर कार्य करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर 2 कार्य होगा। 2 दिन में कितना कार्य होगा, 7 कार्य हो गया। 2 दिन में कितना कार्य हो गया, 7। हमको टोटल कार्य कितना लाना है, 192। तो फ्रेंड्स अगर हम दोनों साइड से हम लोग 27, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दोनों साइड से हम लोग 27 से गुना करते हैं तो देखिए 27 से गुना करिए, यानी कि 27 दूनी क्या होता है 54। तो 54 दिन में टोटल कार्य कितना हो गया, देखिए 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी कि देखिए टोटल 189 कार्य हो गए। कब, यानी कि टोटल फ्रेंड्स आप लोग को 54 दिन में कितना कार्य हो गया, 189 कार्य हो गया, ठीक है। हम लोग को टोटल कार्य कितना करना था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा रजत ने कार्य शुरू किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी 54 दिन में 189 कार्य हो गया, ठीक है। आप लोग को टोटल कार्य जो नीड है 192। अब यहाँ पे फोकस करना चाहते तो कार्य को रजत ने स्टार्ट किया था, तो अगला कार्य रजत करेगा, तो रजत अगर करेगा तो 4 कार्य कर देगा, क्लियर है। और यहाँ पे 3 ही कार्य का नीड था, तो कार्य का कितना नीड था, 3 था, और 54 दिन कार्य हो गया था, तो हमें केवल 3 कार्य का नीड था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 54 है 54 रहने देंगे। अब रजत कार्य करे तो रजत का एफिशिएंसी टोटल नीड कितना है, 189 हो गया, तो 3 का नीड चाहिए, तो 93 का 3 कर देंगे। टोटल इसका एफिशिएंसी 4 था। तो देखिए सबसे पहले 54 लाए थे ना, बिल्कुल लाए थे। अब रजत कार्य करेगा तो रजत हम लोग को कार्य हो चुका था 189 और टोटल 192 चाहता था, यानी 3 कार्य का नीड था, तो 3 कार्य का नीड करेगा, कौन करेगा, रजत का एफिशिएंसी कितना था, 4 दिन का था, तो यानी कि 54.3/4 दिन आएगा। तो ऑप्शन अगर देखिएगा 54.3/4, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। चलिए, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से ए वापस आती है। तो पूरी यात्रा के साथ औसत चाल निकालना है। जब भी औसत चाल बोलेंगे तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू दोनों का स्पीड देखेंगे तो 90 लिख देंगे, इंटू क्या लिखेंगे 65 करेंगे, फिर दोनों को सम कर देंगे तो 5 करेंगे, 9 6 15। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 75.48% आएगा। तो 75.48% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में दी गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करने से संबंधित है। तो देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कौन सी योजना था, तो फ्रेंड याद रखिए पीएम प्रमाण योजना, पीएम प्रणाम योजना। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से कम करने से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा फ्रेंड्स, इसके बाद मैं पूरे का पूरे आप लोग का सेट जो था एनटीपीसी का वॉल्यूम 2 पूरे कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद प्लानिंग करूंगा क्या करना है। देखिए अब इसको मैच करना है। देखिए बंदरगाह दिए हैं, अल्टीमेटली आप लोगों को पता है भारत में कुल 13 बंदरगाह है, जिसमें आप लोगों को दिया मार्मा गोवा। तो देखिए गोवा लिख रहा ना, देखिए इसमें देखिए मार्मा गोवा तो गोवा में हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन आप लिख लीजिएगा पारादीप। तो पारादीप कहाँ फ्रेंड, तो उड़ीसा में आता है। कहाँ पे, उड़ीसा में आ जाएगा। हल्दिया तो आप लोग जानते होंगे, हल्दिया सबसे फेमस भी है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, और तूतीकोरम तमिलनाडु में। इस टाइप से आप लोग मिला सकते हैं। लेकिन आई रिपीट, मार्मो गोवा बंदरगाह गोवा में होती है, ठीक है। पारादीप उड़ीसा में होती है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में होता है, तूतीकोरन कहाँ पे, तमिलनाडु में। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रख लेना पड़ेगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसका राइट आंसर अगर देखते तो सी हो जाता। तो देखिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था 2020 में। तो याद रखिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, क्लियर है। और आता है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये भी आप लोगों को पता होगा, इसको किसके द्वारा शुरू किया था, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा, क्लियर है। और ये इसका उद्देश्य था कोविड-19 के समय जो उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। चलिए, सिंगापुर देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आई थिंक फ्रेंड्स मे भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, देखिए बात करना चाहते हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये आप लोग को प्रबोवो सुबियांतो जो है ना, वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, जो कि भारत इस साल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आए थे, ठीक है। वही बात करना चाहते हैं। देखिए अनुरा कुमारा
दिया नाइके। तो देखिए कुमार संगकारा से याद रखिए कुमारा दिया नाइके। तो वहाँ पे देखते होंगे दिया नाइके खिलाड़ी भी है। तो नाइके कुमारा किस में आता है? श्रीलंका में। तो ये आप लोग का श्रीलंका का हो गया। देखिए अनुरा कुमारा दिना साइके किसका हो गया? श्रीलंका का हो गया। अगेन नेक्स्ट आप लोग को लिख रहा थर्मन सान मुग रत्नम। तो ये आप लोग का सिंगापुर का होता है। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो थर्मन सन मुगरत्न जो है ना अमेरिका का राष्ट्रपति। इसका इसलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि भारत दौरे पे 14 से 18 जनवरी को आए थे। क्लियर है? इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया ये। और क्रोएशिया के जो राष्ट्रपति है जोएल मिलनोविक है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्नलिखित में हर्षचरित पुरुष के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स याद है कि हर्षचरित को जो लिखा गया वान भट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले अगर पूछता है वान भट्ट किसने लिखा था? तो हर्षचरित लिखा था। फिरदौसी शाहनामा, कलहन राजतरंगिणी, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, सुदर्श मृच्छकटिकम। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स सिंधु नदी के सहायक नदी के लिए आप लोग को ट्रिक याद कर लीजिए। सब्र थोड़ा सा कीजिए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। याद रखिएगा सब्र CGI याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए S4 क्या होता है? तो देखिए S4 सिंधु नदी हो गया। S4 आप लोग को याद रखना पड़ेगा। S4 होता है सतलज नदी, B4 होता है व्यास नदी, R4 रावी नदी, C4 चेनाब नदी, J4 झेलम नदी और I4 होता है इंडस यानी सिंधु नदी। तो यानी कि सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो और भी लिख रहा है सहायक नदी सिंधु का। तो यहाँ पे तो लिख रहा आप लोग का एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सियोक होगा, केवल सियोक होगा। तो याद रखिएगा सिंधु नदी का सहायक नदी आप लोग का सियोक भी होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए और फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई क्वेश्चन अगर आता है कितना है? तो याद रखिए 2880 यानी 2880 किलोमीटर है। अब भारत में कितना है? 11114 किलोमीटर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड इसके लिए सिंधु समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान पे सिंधु समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? देखिए सब्र लिखिएगा यानी SBR, ये तीनों नदी था पाकिस्तान को दिया गया था और CGI भारत को मिला था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बेमेल शब्द को पता करना है। तो देखिएगा इसमें देखेंगे 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 6 12 यानी 6 जोड़ें फिर 8 जोड़ें फिर 10 जोड़ें फिर 12 जोड़ना था। तो यहाँ पे 44 नहीं बल्कि 42 होना था। तो ऑप्शन नंबर 44 यानी सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन 48 आप लोगों के लिए है। 49 देखिए इसमें P के विपरीत बोलना है। सबसे पहले L का विपरीत क्या होगा? देखिए L का विपरीत अगर बोलेंगे तो K हो गया। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर O की बात करना चाहते हैं तो O का क्या होगा? तो M होगा। O का क्या होगा? M होगा। तो N का क्या होगा? P होगा। तो यहाँ पे बोला P का, तो P का क्या होगा? N हो जाएगा। P का क्या होगा? N हो जाएगा। तो P के लिए करेंगे तो N, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो C को क्लिक कर देंगे। चलिए अगेन आई रिपीट नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना P का T से क्या संबंध है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले P डॉलर Q का। तो डॉलर का अर्थ क्या होता है? तो देखेंगे डॉलर का अर्थ A B का पिता है, यानी कि P जो है Q का पिताजी है। तो P जो है ना वह Q का पिताजी है, यानी कि इसका जेंडर पता चल गया आप लोग का मेल हो गया। क्लियर है? फिर लिख रहा है प्रतिशत का लिख रहा है A B की माँ है, यानी Q जो है ना वह R की माँ है। Q जो वह R की माँ है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर आप लोग का H का अर्थ लिख रहा है A B का भाई, यानी R जो है ना R जो आप लोग का S का भाई है, यानी कि प्लस कर देंगे। क्लियर है? फिर एड्रेट का, तो एड्रेट का अर्थ लिख रहा है A B की पत्नी, यानी S जो है ना वह T की पत्नी है। तो ये पत्नी है तो ये क्या होगा? पति हो गया। दोनों के बीच में पति पत्नी है। तो बोला P का T से क्या संबंध है? तो यानी P का, तो P का T से संबंध पूछ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ का इसका रिलेशन देखेंगे तो देखिएगा तो पत्नी के माँ के पिता हो जाएगा। पत्नी के माँ के पिता, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए बस नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कितनी महिला उद्यमी भारतीय नहीं है? तो देखिए सबसे पहले महिला उद्यमी, देखिए कितनी महिला उद्यमी, तो ये महिला उद्यमी भारतीय नहीं, तो भारतीय वाला से कैंसिल कर देंगे। तो ये देखिएगा ये आप लोग में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा अच्छे से अगर देखना चाहते हैं तो टोटल कितना था? 18। तो राइट आंसर करेंगे 18। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो 18 इज द राइट आंसर, जो भारतीय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इसमें आप लोगों को शब्द बताना, जैसे मौजूदगी का अर्थ होता है प्रचुरता, यानी कि रखिएगा जिस तरह प्रचुरता का संबंध मौजूदगी से एक दूसरे के समानार्थी होती है, उसी प्रकार अनंत का क्या होता है? लौकिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा है। तो लिख रहा है एक सरल आवर्त यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण का अधिकतम त्वरण a है तो और अधिकतम वेग v है, तो कण के डोलन का आवर्तकाल क्या होगा? यहाँ पे आवर्तकाल बोल रहा। तो फ्रेंड्स इसके लिए याद रखिए जब भी आता है ना तो टी इक्वल टू निकालेगा तो ओमेगा बाय ए करते हैं। अब ओमेगा के लिए लिखिएगा तो 2 पाई, देखिए 2 पाई v बाय ए कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा।
चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गैसों की अनुगति सिद्धांत के लिए सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा आप लोग का, देखिए यहाँ पे लिख रहा है गैस के अणु निरंतर यादृच्छिक गति में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, बिल्कुल होते हैं। गैस के अणुओं का आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ये भी सही है। गैस के अणुओं के बीच संघर्ष अप्रत्याशित होता है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी को कैंसिल कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसके लिए याद रखिए आइडियल गैस इक्वेशन होता है, तो पीवी बराबर जो होता है आप लोग का एनआरटी होता है। क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 6%, 8% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स इसमें प्रतिशत वृद्धि बोल रहा, तो देखिए यहाँ पे लंबाई में 6% बोल रहा है और चौड़ाई में 8%, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 6 गुना 8 कर देंगे, बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग कीजिएगा तो 14.48% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो बी को क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आप लोग को बताना है कि किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड इसमें सॉल्व किया तो डी के बराबर हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वजन का प्रयोग करता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले याद रखिएगा टोटल होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के यहाँ पे 960 का यूज कर रहे हैं, यानी कि 40 का यूज कर रहा और सीपी कितना में दे रहा था? 960 में ही दे रहा था। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा 4.1/6 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो दुकानदार के लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है ना। तो देखिए यहाँ पे लाभ प्राप्त कर रहा, तो लाभ बराबर क्या होता है आप बता सकते हैं? तो लाभ बराबर क्या होता है? देखिए 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है, ठीक है, कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 110 संतरा बेच देंगे यानी एसपी कर देंगे। अब यहाँ पे 22 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त है, 22 संतरा के बराबर लाभ, लाभ यानी क्या होता है? प्रॉफिट। अब बनाइए तो देखिए 110 कर देंगे, यहाँ पे एसपी कर देंगे, ठीक है। अब बताइए 22 कर देंगे, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए मान लीजिए कि 22 को यहाँ से काट दें, 22 बचे 110 हो गया, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 एसपी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो केवल एसपी आएगा माइनस सीपी आएगा। अब देखिए 5 एसपी में से एसपी गया तो क्या बचेगा? 4 एसपी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 4 एसपी बराबर देखिएगा तो सीपी आ जाएगा। और हम लोग दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे। तो अभी मैं क्या निकाला था? देखिए 4 एसपी यानी कि 4 एसपी बराबर क्या निकाले थे? सीपी निकाले थे। अब रिलेशन निकालेंगे यानी एसपी और सीपी के बीच अगर रिलेशन निकालते हैं तो अल्टीमेटली एसपी का वैल्यू 5 हो गया और इसका सीपी का 1 हो गया। तो यहाँ पे तो गलत हो रहा, फिर ये इस टाइप से नहीं हो रहा, गलत हो गया। रुकिए 110 था ना, तो 110 संतरा को बेच रहे हैं, ठीक है। अब बेचने के बाद वो यहाँ पे दावा कर रहा है ना, तो 110 ही सीपी होगा आप लोग का। बराबर क्या लिखिएगा? 22 सीपी लिखिएगा, एसपी लिखिएगा। अब अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 4 देखिए सीपी और एसपी का रेशियो निकालिएगा ना, तो देखिए 110 आ जाएगा, 110 सीपी आ जाएगा, बराबर बराबर करते हैं तो 88 एसपी आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो सीपी और एसपी का रिलेशन निकालिए, तो सीपी ये है और आपका एसपी ये है, तो दोनों को रिलेशन निकालिएगा तो 4:5 आएगा, यानी 4 में खरीदे 5 में बेच दिए तो 1/4। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो 1/4 गुना क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 25% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 33.1/3 निवेश करता है और सी शेष निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 4050 प्राप्त होता है। तो सी का लाभ बी के तुलना में कितना अधिक होगा? इसको देख लीजिएगा तो 900 आंसर है। कितना आएगा? 900 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1860 रुपये और 3.5 वर्षों में 2130 रुपये हो जाती है। तो आप लोग को मूलधन और ब्याज की दर निकालना। सबसे पहले इजी क्वेश्चन है, देखिए 2 वर्ष में अमाउंट अगर आप लोग को लिख रहा कितना बढ़ रहा था, तो वह शायद 1860 बढ़ रहा, ठीक है। फिर 3.5 वर्षों में तो 3.1/2 वर्ष में अगर देखेंगे तो ये लिख रहा 21730 लिख रहा। तो दोनों को डिफरेंस अगर देखेंगे तो 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष का अगर आप लोग बीच देख रहे हैं तो 270 ला रहा है। कितना ला रहा है? 270। तो हम लोग के लिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 270 था गुना, यहाँ पे देखें तो कितना था? 2/3 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली कितना बचेगा? 360 रुपये बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकाल दिए तो हम लोग को प्रिंसिपल निकालना था। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए टोटल अमाउंट, तो अमाउंट कितना था? 1860 था। इसमें से क्या करेंगे? 360 को माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा 1500 आएगा। क्या आएगा? 1500। तो प्रिंसिपल आ गया 1500। अब हम लोग को रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करें? आगे देखेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 360 था, इंटू क्या करेंगे? हमेशा 100 से गुना करते हैं
हैं। अब यहाँ पे कितना था 1500 था, अब समय कितना था 2 वर्ष था। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आएगा 12%, तो राइट आंसर आएगा तो ये आएगा। तो 1500 और 12%, 1500 और 12%, जो कि ऑप्शन नंबर जाएंगे तो सी को क्लिक करना पड़ेगा। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विजयनगर, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश, याद रखिए विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश शामिल थे, जिसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए, सांस लो तुम, देखिए सांस, देखिए सांस, सुनिए सांस तो जा, सांस तू जा, इसके लिए ट्रिक होता है, देखिए आप लोग याद कर लीजिए सांस तू आ, सॉरी सांस तू आ याद कर लिए, यानी कि पहला होता है सैयद वंश, फिर सुलू वंश होता है, सॉरी सांस होता है संगम वंश, सुलू वंश होता है, तुलु वंश होता है, और आज से अरावली वंश होता है। ये याद रखिएगा आप लोग को विजयनगर साम्राज्य का 4 वंश, पहला संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरावली वंश। तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे। और ये क्या होगा सुलु वंश, तो सुलु वंश से नरसिंह थे। और तुलु वंश कौन से थे? तो तुलु वंश के थे वीर नरसिंह थे। और अरावली वंश के कौन थे फ्रेंड? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में किस राजा ने यवन साम्राज्य की स्थापना की उपाधि धारण की थी? तो फ्रेंड इसके लिए याद रखें कृष्णदेव राय ने किया था, कृष्णदेव राय ने, क्लियर है। तो विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी। बातें करना चाहते हैं विजयनगर साम्राज्य का, तो फ्रेंड विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था 1336 में, 1336 में हरिहर और बुक्का, यानी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। इसकी राजधानी बात करना चाहता है तो इसकी राजधानी हम्पी है। कहाँ पे? ये हम्पी है, और जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, क्लियर है। इसके साथ साथ इसके यूनेस्को लिस्ट में 1986 में शामिल किया गया, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ तुलु वंश, देखिए आप लोग को मैं अभी बताया था, क्या बता, सांस तू आ, देखिए मैं आप लोग को क्या बताया था, सांस तू आ, याद रखिएगा सांस तू, यानी कि संगम वंश का संस्थापक हो गया हरिहर वन बुक्का, संगम ये हो गया आप लोग का। सास सुलु वंश का हो गया नरसिंह, और तुलु वंश का कौन था? तो अभी मैं जस्ट बताया था वीर नरसिंह हो गया, अरावली को अभी मैं बताता हूँ। देखिए तो याद रखिएगा इसमें तुलु वंश के सबसे महान शासक जो थे वह तुलु वंश के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। किस वंश के थे? तुलु वंश के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। वह 8 अगस्त 1509 को, वह 8 अगस्त 1509 को वह शासक बना था, क्लियर है। इसके शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यार्थ को रचा था, यानी तेलुगु में अमुक्त लिख देता, अमुक्त माल्यार्थ एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणम की रचना किया था, क्लियर। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए इटली की यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। तो क्वेश्चन आता है इटली की यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में आता है? देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंस याद रखिएगा राजतरंगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं, बन्नी हाटी का युद्ध भी बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आता है, देखिए राजतंगड़ी का युद्ध, देखिए ये क्वेश्चन आता है, किसी का याद भी आता है क्वेश्चन से। तो फ्रेंड राजतंगड़ी का युद्ध, देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा राजतंगड़ी का, तो हिस्ट्री में पढ़ाता था तो बहुत याद था मुझे भी इस टाइप का। तो राजतंगड़ी का युद्ध था, इससे बोलते तालीकोटा का युद्ध, ऐसे ही बोलते बन्नी हाटी का युद्ध, ये याद रखेगा, इसे ही क्या बोलते हैं? बन्नी हाटी का युद्ध। ये तीनों एक ही युद्ध है, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी, याद रखिएगा अंजलि, देखिए इसको याद कीजिए 23 जनवरी 1565 को हुआ था, 23 जनवरी 1565 को ये युद्ध हुआ था, क्लियर है। इसी को बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स हिमालय निम्नलिखित में से किस भू अभिनियति के ऊपर है? तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलमोस्टली मैं बताया था हिमालय जो है वह 33 भू नियति के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ आप लोग को हिमालय के रिगार्डिंग। सबसे पहले याद कीजिएगा हिमालय जो होता है आप लोग का भारतीय उपमहाद्वीप का मध्य एशिया और तिब्बत को अलग करता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा यह पर्वत मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणी यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना होता है। और सबसे ऊपरी जो पार्ट्स होता है उसको महान हिमालय बोलते हैं, मध्य का मध्य हिमालय, सबसे बाहरी जो पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं शिवालिक बोलते हैं, क्लियर है। इसी में आता है आप लोगों को K2 जिसे गॉडविन अस्टीन भी बोलते हैं। तो K2 देखिए मैं लिख देता हूँ, K2 को बोलते हैं गॉडविन अस्टीन, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। तो वो आप लोग का काराकोरम का सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट भी है, जो कि नेपाल में है, क्लियर है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या है। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है। पृथ्वी में जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों का बना है? तो अल्टीमेटली फिर बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे 97% है। कितना है? 97% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, कौन सा पटियाला घराने से संबंधित है? देखिए पटियाला, तो याद रखिए ऑप्शन के कहते हैं अली बख्श खान, ठीक है, अली बख्श खान होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में किस वर्ष में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में मॉर्लो मिंटो सुधार के नाम पे पृथक चुनाव मंडल की शुरुआत की थी? सबसे पहले मॉर्लो मिंटो एक्ट के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मॉर्लो मिंटो एक्ट जो हुआ था वह 1909 में आया था। मॉर्लो मिंटो एक्ट कब आया था? 1909 में। तो राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में मॉर्लो मिंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुआ था। क्लियर है? और 1909 में ही भारत परिषद पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपवन किया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। देखिए, 1861 में, तो 1861 में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था। क्लियर है? और 19 में तो आप लोगों को पता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। क्लियर है? अब 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उर्वरक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। अब इसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा, DOY, इसको बनाइएगा तो देखना पड़ेगा। तो इसको अगर आप लोग कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, इसमें आप लोग को भी देखना पड़ेगा। 68 है, तो ये सब सारे क्वेश्चन ईजी है, तो इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ तुरंत। ये आप लोग को बताने लायक क्वेश्चन है। सभी सुई पेन है, तो फ्रेंड क्या करेंगे? सभी सुई, देखिए आप लोग का सुई है, सबसे पहले सभी सुई देखिएगा। सभी सुई क्या लिख रहा है? पिन है, सॉरी, सभी सुई पिन है तो पिन नहीं देंगे, सभी पिन। तो सभी पिन क्या लिख रहा है? पत्र है, तो यहाँ पे पत्र। आप क्वेश्चन में आइए, सभी सुई पत्र है, सभी सुई पत्र ऑलमोस्टली पहला सही है, कुछ पिन सुई है बिल्कुल, तो दोनों सही हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, इससे बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी। क्लियर है? अगला, नहीं, भारत में यह संकल्पना अभी भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने कपड़े घर पर धोते हैं। देखिए, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, जो कि मजबूत तर्क देता है। किसी भी चीज़ में सुधार करना चाहिए, और क्या। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चलिए, 72 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिख रहा है ना। चलिए, तो 72 नंबर लिख रहा, निम्नलिखित में वेन डायग्राम करना है। उभयचर, मगरमच्छ, कछुआ। सबसे पहले ये उभयचर मान लीजिए, तो इसी के अंदर कछुआ आता है, इसी के अंदर मगरमच्छ आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक प्रकाश की किरण निर्वात में एक माध्यम से प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो सबसे पहले याद रखिए, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल बटा निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश यानी निर्वात, यहाँ पे तो 10⁸ आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मान लो एक्स का। तो यहाँ पे क्या करें, 1.5 को गुना करेंगे 3 × 10⁸ से, तो अल्टीमेटली इसको करेंगे तो यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे 1.5 को 2 से नहीं, यहाँ पे आप लोग को रुकिए, एक काम कीजिए ना, प्रकाश की चाल निकालना भी का। तो इसके लिए क्या कीजिएगा ना, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए 3 है, 3 यहाँ पे आप लोग कुछ मत कर, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, इसको केवल 1.5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर? ये आप लोग क्लास 10th का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था ये। अगेन आई रिपीट, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए, म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? C/V होता है, C/V होता है। यहाँ पे C का वैल्यू कितना लिखा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख रहा है, अभी निकालना था। अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना लिखा था? 2 लिख रहा था। अब यहाँ तो काट सकते थे, सॉरी 1.5 लिख रहा था, तो सिंपल था क्वेश्चन ये। चलिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो उत्प्रेरक का जो भूमिका होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वह अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, एक वृत्त की जीवाएं AB और CD जब बढ़ाई जाती है तो वृत्त के बाहर एक बिंदु P पर मिलती है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, PD बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो PB किसके बराबर होगा? कुछ नहीं करना, आप लोगों को सबसे पहले एक हम लोग सर्कल को बना देंगे। अब देखिए, यहाँ से बनाइए, देखिए AB और CD को बढ़ाएंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग AB को बढ़ा दिए यहाँ तक और CD को बढ़ा दिए यहाँ तक। अब मिल कहाँ गया ये? तो देखिएगा, तो आप लोग P पास मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे P ले देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे नाम लिखेंगे, देखिए A था और ये B लिख रहा, AB को बढ़ा दिए, फिर CD को भी मिला दिए, बढ़ा दिए। अब ये P पे मिल रहा, अब लिख रहा AB का वैल्यू 6 लिख रहा। तो चलिए अल्टीमेटली देखते हैं, AB का वैल्यू 6 लिख देंगे, फिर CD का वैल्यू 3 लिख रहा, तो PD का वैल्यू 5 लिख रहा, तो PB वैल्यू किसका होगा? कुछ नहीं करना, मान लेते हैं इसको X मान लेते हैं। क्लियर है? और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोग को फार्मूला पता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सूत्र देखिए, मैं साइड में लिख देता हूँ, कलर को चेंज करते हुए रेड का यूज करता हूँ। देखिए, इसका सूत्र जब भी स्टेप से आता है, तो देखिए सबसे पहले शुरू वाला को लास्ट से गुना करें, यानी AP लिखेंगे। देखिए AP गुना PB करते हैं, यानी AP गुना PB बराबर करेंगे PC। देखिए PC गुना DP करेंगे, ये आप लोग का होता है तरीका। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा ना, तो PB का जो वैल्यू आप लोग आ जाएगा वह 4 सेंटीमीटर आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा।
ये क्वेश्चन आ गया, दो चरों में रैखिक समीकरण दिया गया तो हल के बारे में आप लोग को बताना। देखिए ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे। सबसे पहले रिकॉल करवा देना चाहते हो क्लास 10 वाले को। तो पहला होता है संगत। तो संगत में दो प्रकार के होते हैं। एक आप लोग का होता है, संगत में दो चीज़ आते हैं। सबसे पहले फिर आता है संपाति, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस बोलते हैं। और एक होता है प्रतिच्छेद, जिसे बोलते हैं इंटरसेक्ट बोलते हैं। ये आते हैं, ठीक है, ये दोनों आते हैं। एक होता है आप लोग का असंगत। तो असंगत में केवल और केवल क्या आते हैं, तो अल्टीमेटली आप लोग को मैं बताया था, इसमें केवल आप लोग का समांतर आएंगे, यानी कि पैरेलल आते हैं। ये इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर बताता हूँ। संपाती का अर्थ होता है सारे बिंदु एक, सारे पॉइंट्स एक ही बिंदु पर टच करेगा। प्रतिच्छेद यानी केवल केवल एक अर्थ एक होता है। और समांतर यानी कभी आपस में मिलेगा नहीं, ये अर्थ होता है। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे लिखा है A1 का वैल्यू 3 है, A2 का वैल्यू 2 है। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे लिखा है तो 2/3 लिख रहा है। तो देखिए शुरू में आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर दिया, यानी केवल केवल क्या होगा, एक हल होगा। केवल और केवल प्रतिच्छेद करा ना, तो देखिएगा इक्वेशन जो आपस में लिख रहा है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा। और जब भी कोई प्रतिच्छेद करता है तो केवल केवल एक हल होता है, जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, अद्वितीय हल होगा। क्लियर है। चलिए संख्या 4, 2, 9, 7, 1, 4 निम्नलिखित में किस संख्याओं से विभाज्य है। सबसे पहले लिखा 3 और 6 के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को 3 का तरीका पता होगा, 6 का। 3 से के लिए क्या होता है, सारे संख्या 3 का टेबल डिवाइड, यानी सारे का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा 4, देखिए मैं छोटा में लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा 4, 2 6, 9, 9 6 15, 15 7 कितना होता है 22, 15 7 22 ही होता है ना, हाँ 22 और 1 23, 23 4 कितना होता है 27। तो अल्टीमेटली देखिएगा तो ये 3 से कट रहा और लास्ट में 2, तो ये 6 से भी कट जाएगा। तो पहला ही आप लोग का सही होगा। तो 70 का करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 3 और 6 दोनों से कट जाएगा। अल्टीमेटली मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 6 से तभी कोई संख्या कटता है जिसका लास्ट, जिसका 2 से, यानी 2 से भी कटना चाहिए या 3 से भी। और 3 से वही संख्या कटता है जिसका सारे सम 3 से डिविजिबल होते हैं। और 2 से के लिए लास्ट में यूनिट दीजिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। चलिए किसी संख्या का पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां भाग है तो ब्याज की दर क्या होगी। कुछ नहीं करना, देखिए 5वां भाग है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां भाग है तो दर क्या होगी, रेट निकालना है ना। तो क्या करते हैं, 3/5वां भाग लेने वाले 3/5 ले दिए, यानी ये कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 100 से गुना कर देंगे। फिर क्या लिख रहा था पी, तो पी यहाँ पे समय कितना था 8 वर्ष है। इसको सॉल्व करिए 7/1/2 आ जाएगा। क्लियर है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा 20 वर्ष की है और उसकी बहन नेहा 30 वर्ष की है। कितने वर्ष पहले उसकी आयु 3:5 होगी। देखिए सबसे पहले हेमा का लिख रहा था 20 और उसकी बहन नेहा इसका 30 लिख रहा। तो कितने वर्ष पहले, तो यानी वर्ष पता नहीं तो एक्स मान ली, यहाँ भी एक्स मान ली, पहले रखा माइनस कर देंगे, यहाँ पे 3/5। अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के बीच में आएगा 5 वर्ष। तो राइट आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग को बनाना पड़ेगा। वैसे मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो आप लोग को वैल्यू पुट करके बनाता हूँ, ठीक है, तो देख लीजिएगा। वैसे इसको क्या करना, फैक्टराइजेशन करना। देखिए x² - 25 को कीजिए a+b × a-b। तो देखिए x + 5 × x - 5 कर सकते हैं ना, तो ये आप लोग कैंसिल हो गया। अब x + 5 को इससे डिवाइड कीजिएगा। तो हम लोग क्या करें, x यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा, तो टोटल जो आप लोग का काट नहीं पाएगा, आप लोग देखिए तो x² + 10x + 25 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रेंड इसके बारे में पूरा डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय भारत में, कहाँ पे ये, भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। सबसे पहले याद रखिए भारत में क्या है, तो भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में। क्लियर है। और याद रखिए इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए 30 सितंबर को हुआ था। आई थिंक 30 नवंबर को था, बल्कि सॉरी 30 नवंबर 2015 में पेरिस में फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, और मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में 30 नवंबर 2015 को हुआ था। क्लियर है। और पैराग्वे, देखिए इसमें याद रखिए पैराग्वे यानी कि पैराग्वे और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, देखिए पैराग्वे आपका 100वां देश है और नेपाल जो आप लोग का 101वां पूर्ण सदस्य बना है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसका जो नया सदस्य 104वां जो बना है, 104वां सदस्य बना है वह आर्मेनिया बना है। क्या बना, आर्मेनिया बना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का वर्तमान निर्देशक की बात करना चाहते हैं तो आशीष खन्ना है, ये भी याद कर ले। इसका महान अभी वर्तमान समय कौन है, आशीष खन्ना। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा यालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को शामिल किया था। तो 82 का राइट आंसर करेंगे तो INS अरिहंत। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को शामिल किया था। ठीक है,
चलिए ये रहा आप लोगों का 82वां क्वेश्चन। 83वां देखते हैं क्या लिख रहा। सी एस सेट्टी ने स्टेट ऑफ बैंक ऑफ देखिए सी एस सेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार संभाला। सबसे पहले एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा अभी इसका जो आप लोग अध्यक्ष बने चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी बने, जो कि एसबीआई बैंक के 27वां अध्यक्ष बने। किस नंबर के बने? 27वां नंबर के अध्यक्ष बने। क्लियर है। इससे पहले जो थे वह दिनेश कुमार खरा थे। इस चीज़ को आप लोग को पता भी होगा। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स बातें करना चाहते हैं एसबीआई बैंक का। सबसे पहले याद रखिएगा एसबीआई बैंक, इसकी एसबीआई बैंक जो था वह 3 बैंक से मिलकर बना था। सबसे पहले था बैंक ऑफ कोलकाता, देखिए बैंक ऑफ कोलकाता था, ठीक है। बैंक ऑफ कोलकाता था जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1806 में हुआ था आई थिंक, हाँ। फिर आप लोग का बैंक ऑफ बॉम्बे था जिसकी स्थापना आई थिंक लगता है 1840 में हुआ था। एक और था आप लोग का बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ मद्रास यानी बैंक ऑफ मद्रास, ये था 1843 में, ठीक है। ये तीनों को मर्ज करके यानी तीनों बैंक को मिलाकर 1921 में, ये तीनों को बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही 1955 में क्या बना दिया? एसबीआई नाम बदल दिया, ठीक है। चलिए और एसबीआई बैंक के पहला महिला अध्यक्ष जो थी अरुंधति भट्टाचार्य थी। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था, तो इसका नए राष्ट्रपति कौन बने थे? अनुरा कुमार दिया नाइके। अभी मैं डिस्कस किया था, तो अनुरा कुमार दिया नाइके है, अनुरा कुमार दिया नाइके है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं इसका प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रेंड इसका प्रधानमंत्री जो बना हरिणी अमर सूर्या बने, हरिणी अमर सूर्या बने। इस चीज़ को याद रखें, यानी जो हरिणी अमर सूर्या बने ना, याद रखिए प्रधानमंत्री बने, पीएम। याद रखिएगा पीएम। याद करने का ट्रिक आप लोग देखेंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता था तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री क्या किए थे? सूर्य कुमार यादव से मिलने गए थे ड्रेसिंग रूम में, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। और राष्ट्रपति कुमार दिया नाइके। क्लियर है, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए बात करना चाहते हैं सिरिल रामपोसा। तो सिरिल रामपोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति यानी कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामपोसा। क्लियर है। ये भी इसके कुछ करंट अफेयर था, शायद ये भारत आए थे 2022 में, मैं कन्फ्यूजन इसलिए मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री बने डॉक्टर नवीन राम गुलाम। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। क्लियर है। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस है। क्या ये? पोर्ट लुइस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो लिख रहा पंकज अडवाणी जिन्होंने नवंबर 2024 में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, वह किस खेल से संबंधित है? तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो इसका खेल हुआ था बिलियर्ड्स का। क्या ये? बिलियर्ड्स का। तो बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने 28वां विश्व खिताब जीता था। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा इससे पूछता है। देखिए इसमें आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करना है। तो 87 का अगर आप लोग कीजिएगा तो अल्टीमेटली आप लोग देखिए, तो 87 का कीजिएगा ना, तो देखिए सी आप लोग का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। वही 88वां 89वां 89वां इसे देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। चलिए अब और कुछ क्वेश्चन वैसा है जो बताने लायक आप लोग के लिए। देखिए अब ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर वाले का नज़र आया, तो यहाँ पे शायद बना हुआ था 93 नंबर। तो चलिए 93 नंबर कर रहा, निम्नलिखित में कौन सा संकटग्रस्त प्रजातियों का सही नहीं है? तो लिख रहा वे प्रजातियाँ जो निकट भविष्य के विलुप्त होने की खतरे का सामना करें, बिल्कुल ये होता है। इसमें IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय, अति संवेदनशील और खतरे के लिए करीब श्रेणियाँ शामिल है, बिल्कुल सही है। ये प्रजातियों की जनसंख्या बहुत ही कम है, सही है। ये प्रजातियाँ केवल जैव विविधता हॉटस्पॉट में पाई जाती है, नहीं ये गलत है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही होगा, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष आया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मे भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में आया था, 1973 में आया था। क्लियर है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वह भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के साथ शुरू किया गया था। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करना चाहते हैं 1992 में, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना हुआ था। और एक बात करना चाहते हैं 2021 में, तो 2021 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किया गया था। क्लियर है। देखिए अगला, एक परीक्षा में लड़की और लड़कों का औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 78 है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए सभी का 78 है तो बीच में लिख देंगे, यहाँ पे बॉयज़ का 75 लिख रहा और इसका 80 लिख रहा। डिफरेंस देखिए ना, तो 78 में से 80 के 2 बचा, यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 2:3 होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो 96 को अगर सॉल्व कीजिएगा ना, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो n × n+1 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
ये आप लोग को बनाना है। समूह का माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या कीजिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप लोग को ऑलमोस्टली लिखा हुआ है तो देखेंगे कितना संख्या लिख रहा है, तो टोटल 1 है 2 3। देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या कीजिए ना, शुरू वाला लास्ट वाला को कैंसिल कर दे, बीच वाला जो बच गया उसको लिख देंगे। शुरू को कैंसिल, लास्ट को कैंसिल, फिर शुरू को लास्ट को, शुरू को लास्ट को, शुरू को लास्ट को, तो यहाँ पे क्या बच गया 5। तो यहाँ पे इसके माध्यिका कितना आ गया 5 हो गया। क्लियर है। बात करना चाहते हैं बहुलक की, तो बहुलक की बात करें जो मैक्सिमम टाइम सारा 5, तो राइट आंसर माध्यिका भी 5 आ रहा है, बहुलक भी 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग को देखना पड़ेगा 98 का। ठीक है, तो बोला किसी सामूहिकृत आंकड़ों का वर्ग 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 इस टाइप से दिया गया, तो कौन सा वर्ग 70 और 79 के बीच में आएगा। तो फ्रेंड्स 70 79 के लिए जब भी आप लोग का वर्ग सीमा बोलता है कि ऊपरी सीमा क्या होगी, तो ऊपरी सीमा जब भी बोलता है मान लीजिए 70 79 को बोला ना, तो जो संख्या बड़ा है यानी 79 है तो 79 होगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी को क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको अवरोही क्रम में बदलना है फ्रेंड। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए 3√5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे 3√5 है, तो एक और क्या लिख रहा है 2√8 है, फिर आप लोग को लिख रहा है 4√6 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अर्थ में क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर था, रूट था ना, ये रूट के बाहर था तो स्क्वायर करेंगे, दोनों को आगे रूट कर देंगे। अब ये 5 है, 5 रहने दें, इसको अगर अंदर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 45 आ गया। अगेन आई रिपीट 8 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 कर देंगे। अब देखिए ये 4 है तो यहाँ 6 रहने, 4 का 16, अब गुना कर दीजिए, तो 5 9 45 यानी √45 इसका वैल्यू आ गया। इसका करेंगे तो √32 आएगा, 16 छक कितना तो 96, सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है 96 का, तो 4√6 सबसे बड़ा होगा, तो 4√6 से स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोग का 3√5 यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, यदि ये आप लोग का प्लेटफॉर्म बुक का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको पूरे बता देना चाहता हूँ। a² - 1 बराबर बटा a का वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू निकालना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग a से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए a² - 1 है ना, तो इसको हम लोग a से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए अल्टीमेटली a - 1/a बचेगा, तो यानी a - 1/a का वैल्यू 5 लिख रहा है। ठीक है, अब आप लोग को निकालना क्या, देखिए इसका वैल्यू, तो इसको तोड़ेंगे तो a3 से डिवाइड करेंगे, तो a6 को हम लोग क्या करें a3 से आगे डिवाइड कर देंगे, -1 को भी a3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a3 से कीजिए, तो यहाँ पे बचेगा a⁻³ - a⁻³ बचेगा, ये बचेगा। और आप लोग को यहाँ पे मैं बताया था, देखिए सबसे पहले a - 1/a का वैल्यू क्या था 5 आया था, हमें निकालना किसका वैल्यू, तो देखिए a⁻³ - a⁻³ आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए तरीका क्या कीजिएगा, ये जो पावर है इसका पावर 3 कर दीजिए, यानी 3 कर दीजिएगा, अगर माइनस में तो प्लस कर दीजिए 3 इंटू a का वैल्यू 5 है 5 कर दीजिएगा, तो 5/3 का वैल्यू होता है 125, 125 से 15 को जोड़ दिए तो 140 आएगा, तो राइट आंसर करेंगे तो 140 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने मैं आज पूरे शिद्दत से मैं आप लोग के बीच में प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर आई थिंक लगता है मैं 12 या 13 जनवरी 12 या फिर 13 मई से मैं स्टार्ट किया था आप लोगों के बीच पढ़ाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं पूरे शिद्दत से पूरे ईमानदारी से बी ऑनेस्टली होके पूरे 30 सेट को मैं पूरा बताया हूँ और पूरे 100 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ। आई थिंक कुछ क्वेश्चन अगर मिस्टेक होगा तो उसके लिए क्षमा है, और भी कुछ मिस्टेक होगा तो उसके लिए मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा। अब मैं मेरा प्रयास होगा, देखता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर बुक मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बीच में करवा दूंगा। क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। एंड और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों पास शेयर कीजिए। मे भी पॉसिबिलिटी आप लोग का मेंस के लिए भी अगर प्रिपरेशन करेंगे तो मैं आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। अगर आप लोग का स्टूडेंट है, आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। मैं भी आप ही लोग की तरह प्रिपरेशन करवाता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा नाम जानना चाहते हैं तो आप लोग जानते होंगे, तो हमारा नाम देख लीजिए क्या है, एस कुमार यानी सागर कुमार है। और हमारा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 6200, देखिए नंबर लिख देता हूँ, व्हाट्सअप कर सकते हैं 4742 है। इस नंबर पे आप लोग PDF भी ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। और मैं बिलोंग्स कहाँ से करता हूँ आप लोग जानते होंगे, तो देखिए गझंडी है जो कि झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।